रात के 11 बज चुके थे और सुनील की बेटी रितु सो चुकी थी। तो सुनील ने उसके कमरे का दरवाजा बंद किया और अपनी पत्नी के खास कमरे में चला गया। हाँ, खास कमरा। दरअसल सुनील की पत्नी कविता तंत्र मंत्र के काम में बहुत माहिर थी। इतनी ज्यादा माहिर कि अगर उसकी बुरी नजर किसी पर पड़ जाए तो वो नजर उतारे नहीं उतरती थी। तो कविता अपने तंत्र मंत्र से जुड़े काम देर रात अपने उसी खास कमरे में किया करती थी। तो जब कविता का पति सुनील उसके कमरे में जाकर बैठा तो उसने कहा, क्या हुआ, परेशान क्यों दिख रहे हो? मैं बस यही सोच रहा था कि कहीं तुम कमजोर तो नहीं हो गई। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम इतने महीनों से मेरे छोटे भाई और उसके परिवार पर टोटके करने की कोशिश कर रही हो, पर अभी तक उन पर कोई खास असर पड़ा नहीं है। वो तो अब भी वैसे ही हंस खेल रहे हैं। कहीं तुम अपनी विद्याएं भूल तो नहीं गई? शुक्र मनाओ कि तुम मेरे पति हो, वरना अगर किसी और ने मुझसे इस तरह से बात की होती तो। मुझे गलत मत समझना, मुझे तुम्हारी विद्या पर पूरा भरोसा है, पर बीते समय के साथ मेरे अंदर की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। तुम चिंता मत करो, बस कुछ ही दिनों की बात है। मैंने जो अब सोचा है उसके बाद तुम्हारे भाई और उसके छोटे से परिवार को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। प्रेत नाचेंगे उसके आंगन में, तुम बस देखते जाओ। पर इस सब में और कितना वक्त लगेगा? 2 से 2.5 महीने और। काश तुम ये चीजें और जल्दी कर पाती। असर जल्दी देखना हो तो बस मेरे पास उन सभी के बाल ले आओ, अगले ही दिन उनका पूरा परिवार साफ हो जाएगा। कविता का वो खास कमरा उसके और सुनील के ठहाकों से गूंज रहा था, पर वो दोनों ये नहीं जानते थे कि उनका छोटा भाई अनिल खिड़की से छिपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। अपने भैया और भाभी के मुंह से ये बात सुनकर उसके पांव तले की जमीन खिसक गई। वो भागा भागा अपनी पत्नी पविता के पास पहुंचा और उसे सारी बात बता दी। तो उसकी पत्नी बोली, मुझे लग रहा था कि भाभी ही ऐसी है, पर भैया भी। मुझे तो अब इस घर का पानी पीने में भी डर लग रहा है, ना जाने वो हमें या हमारे बच्चों को क्या कर दे। कुछ नहीं होगा। बबीता, तुम इन टोना टुटका करने वालों को नहीं जानती। ये मैंने कहा ना, वो हमें छू तक नहीं पाएंगी। कुछ करना तो दूर की बात है। अरे पर ये बात तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? क्योंकि आज तक उसके हर टोटके को मैंने ही काटा है। क्या? हाँ, तुम्हारी भाभी आज से नहीं, कई सालों से ही कोशिशें कर रही हैं और हर बार मैंने उनके टोटके को काटा है। इसलिए तुम घबराओ मत, वो हमें या हमारे बच्चों को छू भी नहीं सकेंगी। बबीता, क्या तुम्हें भी टोने टोटके आते हैं? क्या तुम भी? नहीं, मुझे भाभी की तरह तंत्र विद्या का ज्ञान तो नहीं है, पर हाँ, मैं कुछ टोटकों का काट जरूर जानती हूँ। और क्योंकि भाभी इसी घर में रहती हैं, तो मेरे लिए उनके टोटकों का काट निकालना आसान हो जाता है। पर भाभी भैया से कह रही थी कि अगर वो हमारे बाल उन्हें लाकर दे दें तो वो 1 दिन के अंदर सब कुछ बर्बाद कर सकती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अब इस घर में रुकना नहीं चाहिए। पर हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी, बस यहाँ से दूर। मैं नहीं चाहता कि भाभी की काली नजर हमारे परिवार पर पड़े, खासकर हमारे बच्चों पर। हम कल ही ये घर खाली कर देंगे। तो अगले दिन अनिल पत्नी के साथ अपने भैया के पास चला गया और उनसे बोला, भैया, हम लोग ये घर छोड़ रहे हैं। क्या? पर क्यों? और ऐसे अचानक? भैया, नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आप और भाभी भी यही चाहते हैं। अरे पर भैया, मैंने कल रात आपकी और भाभी की बातें सुन ली थी, इसलिए बस अब और कुछ मत कहिए। बस आपसे और भाभी से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे परिवार को अकेला छोड़ दें। अभी अनिल ने अपनी बात पूरी ही की थी कि वहां उसकी भाभी कविता पहुंच गई और वो बोली, तुझे जहाँ जाना है चला जा, पर मेरे खेल से तू बच नहीं पाएगा। तेरे साथ जो होना है वो तो होकर रहेगा। हमें अपने टोने टोटकों से मत डराओ भाभी। आज तक आपके सारे टोटके काटती आई हूँ, आगे भी काटूंगी। आपको जो करना है आप कर लो, पर मैं आपको हमारे परिवार को छूने नहीं दूंगी। बबीता की बात सुनकर अनिल का हौसला तो जरूर बढ़ा, पर तभी उसकी भाभी जोर जोर से हंसने लगी
दो महीने, बस 2 महीने में तुझे समझ आ जाएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। तेरे घर पे मातम नहीं मनवा दिया तो मेरा नाम कविता नहीं। अपनी भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुन के अनिल और सहम गया और उसने वो घर छोड़ दिया। पर नए घर में आने के बाद भी बुरे ख्यालों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। उस घर को छोड़े हुए 1 हफ्ता हो चुका है, फिर भी मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। कहीं भाभी ने जो कहा है वो सच ना हो जाए। मैंने कहा ना, तुम परेशान मत हो। मुझे अपने बजरंग बली पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। पर अगर भाभी ने सचमुच कर दिया तो? पता नहीं, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अनिल का दिल बैठना लाजमी था, क्योंकि कविता ने वो बात मजाक में नहीं बोली थी। उसका इरादा साफ था, वो अनिल और उसके परिवार को तड़पता हुआ देखना चाहते थे। इसीलिए उसने अपनी तंत्र साधना और ज्यादा बढ़ा दी थी। वो हमेशा ही अपने उस कमरे में बैठी रहती थी और अब तो उसके साथ उसका पति सुनील भी वहां बैठता था। मुझे लगा नहीं था कि अनिल की पत्नी भी ये सब जानती है, तभी वो तुम्हारे टोटकों को काट दिया करती थी। चिंता मत करो, अब जो उनके साथ होगा वो झेल नहीं पाएंगे। अच्छा ही हुआ कि दोनों ये घर छोड़ दिए। पहले उन लोगों के कारण मुझे छुप छुप कर अपनी साधना करनी पड़ती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब की बार का खेल ऐसा खतरनाक होगा कि उनकी पुश्तें याद रखेंगी। अब की बार मैं उन पर वो छोड़ूंगी जिससे छुटकारा तभी मिलेगा जब उनके शरीर से प्राण निकल जाएंगे। कविता और सुनील अपनी बातों में इतने मगन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी बेटी रितु ने खिड़की के पीछे से सब कुछ सुन लिया था। रितु अपने अनिल चाचा की दुलारी थी। शायद वो उन्हें अपने पिता से भी ज्यादा मानती थी, इसलिए अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद वो भागी भागी अनिल चाचा के घर चली आई और उन्हें सब कुछ बता दिया। वो सारी बातें सुनने के बाद अनिल बोला, बेटा तुमने पक्का ये सुना था? हाँ चाचू, सच्ची। बबीता ये तो जिद पर अड़ गए हैं। मुझे लगता है हमें इस बारे में ताऊ जी से बात करनी होगी। वो गांव के सरपंच हैं, वो जरूर हमें इस मुसीबत से निकाल लेंगे। ठीक है। अनिल मरता क्या न करता, अपनी इस समस्या का हल निकालने के लिए वो गांव के सरपंच ताऊ के पास पहुंच गया और जब उसने ताऊ को सारी बातें बताई तो ताऊ ने कहा, बात तो बड़ी है अनिल बेटा, पता नहीं सुनील को क्या हो गया है। ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। हाँ ताऊ जी, पिताजी की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। नहीं बेटा नहीं, चीजें बदलना बहुत पहले शुरू हो गया था। मतलब ये कि तेरे भाई की शादी होने के बाद से ही तेरे पिता का बर्ताव अजीब सा हो गया था, मानो वो अपने होश में ही ना हो। शायद इसीलिए उन्होंने तेरे भाई को 10 बीघा जमीन दे दी और तुझे बस 3 बीघा से संतोष करना पड़ा। मेरा दिल कहता है कि ये सब तेरी उस भाभी का किया धरा है। ताऊ जी, मुझे अपने खेत जमीन से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि भैया भाभी हमें अकेला छोड़ दें और हमें चैन से जीने दें। एक काम करते हैं, सुनील के घर चल के उससे बात करते हैं, क्या पता वो मेरी बात मान जाए। जी ठीक है ताऊ जी। तो ताऊ की बात मानकर अनिल अपने बड़े भाई के पास चला गया, पर वहां जाने पर जब सुनील ने उन्हें देखा तो वो ताऊ जी पर भड़कने लगा। ताऊ जी, आप मेरे घर इसे क्यों लेकर आए हो? शांत हो जा सुनील बेटा और इसकी बात सुन ले। ये तो तुझसे माफी मांगने आया है। माफी? हाँ भैया, मैं आपके सामने अपने परिवार की भीख मांगने आया हूँ। आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, पर आप भाभी से कहिए कि वो हमारे परिवार को बख्श दें। अनिल ने अपनी बात पूरी ही की थी कि वहाँ उसकी भाभी आ गई। अरे अभी से ही कांपने लगे। तेरी पत्नी ने तो खूब चौड़ में आकर कहा था ना कि जो करना है कर लो, अब क्या हो गया? भाभी, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। हम इस गांव को भी छोड़ देंगे, बस आप हमें बख्श दो। देख बेटा सुनील, मुझे तो तेरे परिवार की बातें ज्यादा नहीं पता हैं,
पर मैं तेरे पिता को जानता था और वो कभी नहीं चाहेंगे कि बड़ा भाई ही छोटे भाई को कष्ट पहुंचाए। तो बेटा तू इसकी भूल चूक माफ कर दे और रहने दे इसे आराम से अपने परिवार के साथ। ताऊ जी की बात सुनने के बाद सुनील ने कुछ देर तक सोचा और फिर बोला, ठीक है ताऊ जी, मान लिया आपकी बात। मैं कविता को कुछ भी करने से मना कर दूंगा, पर एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त? मुझे इसकी सारी जमीन अपने नाम पर चाहिए। क्या? हाँ ताऊ जी, अब यही मेरी शर्त है। अरे बेटा, पर उसके पास है ही क्या? सारी जमीन तू ही ले लेगा तो वो अपना परिवार कैसे चलाएगा? कम से कम कुछ तो छोड़ दे इसके लिए। ठीक है, इसे कह दो अपने और अपने परिवार के लिए 1 बीघा रख ले और बाकी की सारी जमीन मेरे नाम पे कर दे। अगर मंजूर हो तो बोलो। मंजूर है भैया, सब मंजूर है, बस मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो। सुनील ने कागज के लिखा पढ़े के लिए अनिल को अगले दिन आने के लिए बोला, पर उस रात अनिल और उसकी पत्नी बबीता के सामने कुछ अजीब सा हुआ। वो दोनों अपने कमरे में सोए हुए थे कि तभी उन्हें अपने घर के आसपास किसी के चलने की आहट सुनाई दी। शुरुआत में तो उन्हें वो आवाज किसी जानवर की लगी, पर फिर जब हथौड़े की जोर जोर की आवाज आने लगी तो दोनों ने घर के बाहर निकलकर देखने का सोचा, पर बाहर कोई भी नहीं था। उन दोनों को ये बात अजीब तो लगी, पर अपने मन का वहम समझकर उन्होंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन लिखा पढ़ी होने के बाद जब सुनील को अनिल के हिस्से की जमीन मिल गई तो अनिल ने कहा, भैया मेरा जो भी था मैंने वो सब कुछ आपको दे दिया है, बस आप एक वादा कर दो कि आप मेरे परिवार को बख्श दोगे। अनिल की बात सुनकर सुनील मुस्कुराया और अपनी पत्नी कविता की तरफ देखकर बोला, कविता, तुम इसके घर पर जो 2 महीने में करने वाली थी ना, वो अब 2 दिन में करके दिखाओ। भैया ऐसा मत करो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अब हाथ जोड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खेल शुरू हो चुका है। घर जा, तुझे सब समझ आ जाएगा। कविता की बात सुनते ही अनिल ताऊ जी के साथ भागा भागा अपने घर पहुंचा। वहां देखा तो उसकी पत्नी सामने के आंगन में बैठकर बेटे के पैरों में पट्टी बांध रही थी। बेटे के पैरों से खून निकलता देखकर उसने पूछा, ये इसके पैर में चोट कैसे आ गई? पता नहीं, अभी तो ठीक ठाक खेल रहा था, ना जाने वहाँ कोने पे कौन कील ठोक गया, वही कील इसके पैर में चुभ गई। कील ठोक गया? हाँ, वहाँ आंगन के कोने में। अनिल को ये बात थोड़ी अजीब सी लगी और लगनी भी चाहिए थी। भला उनके आंगन में जमीन पर कील किसने ठोक दी? वो बैठा बैठा उस कील को देख ही रहा था कि तभी ताऊ जी वहां आ गए और बोले, बेटा बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। हाँ? क्या हुआ ताऊ जी? तेरे घर के चारों कोनों में ऐसी ही कील ठोकी हुई हैं। ये कोई आम टोटका नहीं है। तूने किसी को देखा था ये सब करते? नहीं ताऊ जी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं। पर कल रात हमें घर के बाहर से हथौड़े की आवाज आ रही थी, पर बाहर आकर देखा तो कोई भी नहीं था। पक्का ये काम कल रात को ही किया गया है। पर इसका मतलब क्या है ताऊ जी? बेटा ऐसे कीलें तभी ठोकी जाती हैं जब किसी के घर को बांधना होता है। बांधना? मैं समझा नहीं ताऊ जी। बेटा ये खेल तेरी भाभी का ही है और अब वो शायद कुछ ऐसा करने वाली है जिसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। पर ताऊ जी मैं अब क्या करूं? कल सुबह तैयार रहना, हम लोग पास के एक गांव में चलेंगे। वहां एक बहुत ज्ञानी पंडित बैठते हैं जिनके सामने ऐसे टोने टोटकों की कोई बिसात नहीं, पर वो रोज सुबह आधे घंटे ही बैठ पाते हैं और बस 10-11 लोग ही देखते हैं। तो अगर कल सुबह तेरी बारी आ गई तो समझ ले कि कल के कल ही ये तेरी सारी बला छूट जाएगी। ठीक है ताऊ जी। लेकिन हाँ, तुझे आज रात होशियार रहना होगा। मतलब बेटा आज की रात तेरे घर पर प्रेत तांडव करेंगे। तुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखेंगी जो तूने अपने सपने में भी नहीं सोची होंगी। इसलिए आज की रात तुझे और तेरे परिवार वालों को बहुत हिम्मत रखनी होगी। तो ताऊ जी, क्या मैं अपने परिवार को लेकर बाहर नहीं जा सकता?
बस आज रात के लिए? बेटा, जो तेरी भाभी ने किया है ना, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता है। तू कहीं भी चला जाएगा पर इस बंधन से नहीं बच पाएगा। इसलिए बस आज हौसला रख और बजरंग बली का नाम दिल में रख। वो तेरी मुश्किल जरूर दूर करेंगे। अनिल ने अपने बड़े भाई का घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसके भैया और भाभी अनिल के पूरे परिवार को अपने टोने टोटके से बर्बाद कर देना चाहते थे। पर नए घर में आने के बाद भी उसकी भाभी नहीं बदली। अपने परिवार को इन सब से दूर रखने के लिए अनिल ने अपनी जमीन तक अपने बड़े भाई के नाम कर दी थी। पर इस सब का भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ था। उस शाम जब अनिल सरपंच ताऊ के साथ अपने घर पहुंचा तो उसके घर के चारों कोनों पर कीलें ठुकी हुई थीं। उन कीलों को देखते ही ताऊ जी ने कहा, ये कोई आम टोटका नहीं है बेटा। ऐसे कील तब ठोकी जाती हैं जब किसी के घर को बांधना होता है। बांधना? मैं समझा नहीं ताऊ जी। बेटा, ये खेल तेरी भाभी का ही है और अब वो शायद कुछ ऐसा करने वाली है जिसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। पर ताऊ जी, अब मैं क्या करूं? कल सुबह तैयार रहना। हम लोग पास के एक गांव में चलेंगे। वहां पर एक बहुत ज्ञानी पंडित जी बैठते हैं जिनके सामने ऐसे टोने टोटकों की कोई अहमियत नहीं है। पर वो रोज सुबह केवल आधे घंटे के लिए ही बैठते हैं और 10-11 लोग ही देखते हैं। अगर कल सुबह तेरी बारी आ गई तो कल ही के कल ये सारी बला छूट जाएगी। ठीक है ताऊ जी। हाँ, लेकिन तुझे आज की रात होशियार रहना होगा क्योंकि आज की रात तेरे घर पर प्रेत तांडव करेंगे। तुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखेंगी जो तूने अपने सपने में भी नहीं सोची होंगी। इसलिए आज की रात हिम्मत से काम लेना और बजरंग बली को दिल में रखना। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ताऊ जी से ऐसी बातें सुनने के बाद उस रात अनिल और बबीता दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। तभी लगभग 1 बजे के करीब उन्हें अपने घर के बाहर कई सारे लोगों के कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। बबीता, तुम्हें ये कदमों की आवाजें सुनाई दे रही हैं क्या? हाँ, पर इतनी रात को इतने सारे लोग हमारे घर क्यों आएंगे? हाँ, वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। बाहर जाकर देखता हूँ। रुको, पहले मुझे खिड़की से देखने दो। तो कविता बिस्तर से उठकर सामने की खिड़की के पास चली गई और बाहर झांकने लगी। क्या हुआ? कौन है? पता नहीं, बाहर तो कोई भी नहीं दिख रहा है। क्या? फिर ये कदमों की आवाजें किसकी थी? चलो बाहर चलकर देखते हैं। पर जैसे ही उन्होंने अपने घर का दरवाजा खोला, वहां कोई भी नहीं था। अरे, बाहर तो कोई भी नहीं है। फिर हमें किसकी कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी? पता नहीं, छोड़ो, रहने देते हैं, शायद हमारा वहम होगा। अनिल और कविता दरवाजे को बंद करके अभी मुड़े थे कि उन्हें अपने कमरे में कुछ ऐसा दिखा जिसने उनका खून जमा दिया। कमरे में ठीक बिस्तर के बगल में अनिल की भाभी खड़ी थी और वो एकटक अनिल के बेटे को घूरे जा रही थी। पर इससे पहले कि अनिल और बबीता कुछ सोच पाते, उसकी भाभी ने अपने बाल जोर जोर से घुमाने शुरू कर दिए और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर अनिल और बबीता की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे उनकी भाभी अपने बाल घुमा रही थी, वैसे वैसे उनका बेटा हवा में उठता जा रहा था, मानो कोई शैतानी ताकत उसके शरीर पर हावी हो रही हो। अनिल और बबीता खौफ से ये सब देख ही रहे थे कि तभी घर के बाहर से एक आवाज गूंजी, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। उस जयकारे के बाद मानो पूरा माहौल ही बदल गया। सब कुछ शांत हो चुका था। न तो अब कमरे के अंदर भाभी दिख रही थी और न ही उनका बेटा हवा में प्रेत की तरह तैर रहा था। पिछले 2 मिनट के अंदर जो कुछ भी हुआ था उसने अनिल और बबीता को डरा कर रख दिया था। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, पर फिर अनिल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, बबीता, तुमने भी कमरे में भाभी को देखा था ना? देखा तो था। और तुमने देखा था ना कि
कैसे वो बाल घुमा रही थी और हाँ हाँ, सब देखा मैंने। तो फिर वो कहाँ चली गई? और ये बजरंगबली का जयकारा किसने लगाया था? पता नहीं, आवाज तो मुझे भी आई थी, पर ना जाने वो था कौन। एक काम करते हैं, कमरे में चलते हैं। ताऊ जी ने कहा था कि आज की रात कुछ अजीब देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये सब उसी का हिस्सा हो सकता है। अनिल और बबीता कमरे में पहुंचे ही थे कि उन्हें अपना बेटा बिस्तर पर रोता हुआ दिखा। बेटा, क्या हुआ? रो क्यों रहा है? पेट दर्द, बहुत जोर से पेट दर्द हो रहा है मम्मी। पेट दर्द? अभी तो तू अच्छे से सो रहा था, अचानक से पेट में दर्द कैसे होने लगा? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? अरे बेटा, कुछ बोल। रहने दीजिए, मैं एक काम करती हूँ, इसे दवाई दे देती हूँ, अलमारी में ही पड़ी है। ठीक है। तो बबीता कमरे से बाहर अलमारी में से दवाई लेने चली आई, पर उसे ये नहीं पता था कि अभी तो खेल बस शुरू हुआ था, क्योंकि उसके बेटे ने अब रोना बंद कर दिया था और बिस्तर से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया था। ये सब कुछ अनिल अपनी आंखों से देख रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका बेटा मन्नू कर क्या रहा है। अरे मन्नू खिड़की के पास क्या करने चला गया? पेट दर्द हो रहा था ना तेरा? चल आजा, बिस्तर पर लेट जा। पर मन्नू कहाँ सुनने वाला था। उसके कानों पर तो जैसे पर्दे पड़ गए थे। वो तो बस एकटक खिड़की के पास खड़ा कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। ओह, अच्छा, सच्ची? मन्नू को हंसता देखकर अनिल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, मन्नू ने हंसना बंद कर दिया और बोला, क्या? आटा और चीनी? हाँ, लाता हूँ ना, अभी लाता हूँ। इतना कहकर मन्नू रसोई की ओर चल दिया और अनिल कमरे से बाहर आकर उसे गौर से देखने लगा कि आखिर वो करना क्या चाहता है। उसने देखा कि मन्नू ने पहले तो अपने शरीर पर आटा मला, उसके बाद हाथों में एक मुट्ठी चीनी लेकर दोबारा उस खिड़की के पास पहुंच गया और फिर उसने अपना नाम लिया, मन्नू, और चीनी को खिड़की के बाहर गिरा दिया। अनिल को अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा इतनी रात को ये कैसे खेल खेल रहा था। मन्नू क्या कर रहा है ये? कुछ देर तो वो खामोश रहा, पर फिर वो बोला, कविता आई है, उसे मन्नू के नाम की भेंट चाहिए। इतना कहते ही मन्नू जोर जोर से तालियां बजाकर हंसने लगा। मन्नू, तू ये क्या कर रहा है बेटा? और तू कविता भाभी का नाम क्यों ले रहा है? अनिल मन्नू से सवाल कर ही रहा था कि तभी बबीता वहां पहुंच गई। क्या हुआ? पता नहीं, अभी बिस्तर से उठा, खिड़की पर गया और वहां खड़ा होकर बड़बड़ाने लगा, मानो किसी से बात कर रहा हो। फिर रसोई में जाकर आटा खुद के ऊपर लगा लिया और यहाँ खिड़की के पास एक मुट्ठी चीनी लेकर आया और अपना नाम बोलकर खिड़की के बाहर गिरा दिया। मैंने पूछा तो कहता है कविता भाभी ने मंगाया था, और अब ये पागलों जैसा हंस रहा है। पता नहीं इतनी रात को इसे कैसा मजाक सूझ रहा है। नहीं, ये मजाक नहीं है। मुझे खूब अच्छे से समझ आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मतलब? ये सब भाभी का किया धरा है। रुको, मैं अभी जोत जलाती हूँ, ये तुरंत ठीक हो जाएगा। अरे बबीता, पर तुम रुको तो बबीता भागी भागी अपने घर के मंदिर के सामने गई और उसके पट खोल दिए। मंदिर के पट खोलते ही मन्नू गुर्राने सा लगा, पर बबीता जानती थी कि वो क्या कर रही है। उसने जैसे ही हनुमान जी के आगे दिया जलाया, मन्नू की गुर्राहट और हंसी दोनों गायब सी हो गई और वो वहीं खिड़की के पास कोने में बैठकर रोने सा लगा। मानो बबीता के हनुमान जाप से उसे तकलीफ सी हो रही हो। थोड़ी ही देर बाद बबीता रोती हुई मन्नू के पास आई और उसके सर पर 2 बार हाथ घुमाकर उसकी चोटी पकड़कर बोली, नाम बता और चला जा। नाम बता और चला जा। मनोज। मन्नू ने किसी मनोज का नाम लिया था जिसे न तो अनिल जानता था न ही बबीता, पर नाम लेते ही मन्नू मानो गहरी नींद में चला गया। जब बबीता ने उसे बिस्तर पर लिटाया तो अनिल से पूछा,
ये क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आया। और तुमने किया क्या? और ये मनोज कौन है? और मन्नू, ये ठीक तो है? चिंता मत करो, मनु ठीक है। मैंने वही किया जितना मुझे आता था। और मनोज कोई और नहीं बल्कि वही प्रेत है जिसे भाभी ने हम पर छोड़ा हुआ है। पर वो अचानक से कैसे चला गया? बजरंग बली की जोत के सामने इन प्रेतों की कोई औकात नहीं है। पर हाँ, तुम्हें कल हर हाल में दूसरे गांव जाना ही होगा, वरना ना जाने भाभी हमारे परिवार पर और क्या क्या छोड़ेंगी। आज तो मैंने संभाल लिया, पर ऐसी शक्तियों का कोई भरोसा नहीं है। तुम चिंता मत करो। सुबह होते ही मैं ताऊ जी के साथ दूसरे गांव निकल जाऊंगा। इस बला से मुझे भी पूरी तरह से छुटकारा पाना है। वो रात किसी तरह बीत गई, पर सुबह होते ही अनिल ताऊ जी के साथ बस से दूसरे गांव के लिए निकल गया। अनिल ने ताऊ जी को पिछली रात की सारी बातें बताई तो ताऊ जी ने कहा, शुक्र मना कि बजरंग बली का हाथ तुझ पर और तेरे परिवार पर था, वरना न जाने क्या हो जाता। ताऊ जी, मैं थक चुका हूँ इन सब से। घर छोड़ दिया, जमीन दे दी, अब भी ये लोग हमें चैन से नहीं जीने दे रहे। मैं अपने परिवार को ऐसे नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रहा हूँ बेटा, पर चिंता मत करो, बजरंग बली सब ठीक करेंगे। ताऊ जी की बातों से अनिल को हौसला तो मिला, पर कहते हैं ना, जब प्रेत पीछे लगे हो तो काम नहीं बनते। न जाने कैसे पर उस रोज बस को दूसरे गांव पहुंचने में आधे घंटे की देर हो गई। और जब अनिल और ताऊ जी पंडित जी के आश्रम पहुंचे तो दरवाजे पर खड़े छोटे पंडित जी ने कहा, पंडित जी का आज का समय समाप्त हो चुका है, बेहतर होगा कि अब आप कल आएं। अरे पंडित जी, पर हमारी बस खराब हो गई थी, इसलिए हमें देर हो गई। मेरा पंडित जी से मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। माफी चाहूंगा, पर अब आपका मिलना कल ही संभव होगा। चिंता मत कीजिए, बजरंग बली आपकी रक्षा हमेशा करेंगे। चलता हूँ। छोटे पंडित जी तो वहां से लौट गए, पर अनिल और ताऊ जी वहीं खड़े खड़े बातें करने लगे। ताऊ जी, अब क्या करूं? ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। घबराओ मत, सब ठीक होगा। एक काम करते हैं, हम लोग आज इसी गांव में रुकते हैं, कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ चले आएंगे। नहीं ताऊ जी, मैं अपने परिवार को वहां अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर कहीं कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं बस लेकर अभी लौट जाता हूँ। कल सुबह 5 बजे की बस लेकर ही मैं वापस यहाँ आ जाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पर हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। ये कहानी अनिल की है। अपने भैया भाभी के टोने टोटकों से परेशान होकर जब उसने नया घर लिया तो भी उसकी जिंदगी में चैन नहीं आया, क्योंकि उसके भैया भाभी ने गांठ बांध ली थी कि अनिल और उसके परिवार को बर्बाद कर देना है। और शायद इसीलिए उन्होंने अनिल के नए घर के बाहर कीलें ठोककर उसका घर प्रेतों के हवाले कर दिया। और पिछली रात उस टोटके का भरपूर असर भी दिखा, पर खेल तो अभी शुरू हुआ था। क्योंकि अगले दिन ताऊ जी के साथ जब वो पड़ोस वाले गांव पहुंचे तो वहां के पंडित जी से मिल नहीं पाया। इसलिए हताश होकर अनिल ने कहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं बस लेकर अभी लौट जाता हूँ। कल सुबह 5 बजे की पहली बस पकड़कर मैं वापस यहाँ आ जाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। तो अनिल आश्रम से सीधे बस अड्डे पर पहुंच गया, पर जैसे ही वो टिकट कटाकर बस के अंदर गया, उसका शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसके ठीक सामने की सीट पर उसे अपनी भाभी बैठी हुई दिख रही थी। अनिल का पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी भाभी यहां तक कैसे पहुंच गई। पर वो इतना जरूर जानता था कि अगर वो इस बस में रुका तो उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाएगी। पर इससे पहले कि वो उस बस से उतर पाता, बस चल पड़ी। अनिल घबराया हुआ खड़ा ही था कि कंडक्टर उससे बोला, भाई साहब, सीट पर तो जाकर बैठो। हाँ, बैठता हूँ। तो अनिल घबराता हुआ उस सीट पर जाकर बैठ गया जिसके ठीक पीछे उसकी भाभी बैठी थी। और अजीब बात तो यह थी कि उस पूरी बस में बस एक वही सीट खाली थी। सीट पर बैठने के बाद अनिल पूरे वक्त घबराया हुआ था।
उसे उसके परिवार की चिंता खाए जा रही थी। और तो और अपने पीछे भाभी के बैठे होने के कारण वो यही सोच रहा था कि उस पे और उसके परिवार पर कौन सा संकट आने वाला था। खैर, कुछ घंटों बाद जब गाड़ी बस अड्डे पर रुकी तो अनिल भागकर गाड़ी से बाहर निकल आया। तभी वहां खड़े कंडक्टर ने कहा, कमाल है ना भाई साहब, आज तो अजीब ही कुछ हुआ है। हाँ? मतलब मैं समझा नहीं। अरे आज आपके अलावा कोई सवारी ही नहीं मिली हमें। ऐसा पहली बार ही हुआ है हमारे साथ। क्या? ये क्या बोल रहे हो? पूरी बस तो भरी थी। अच्छा, पूरी बस भरी थी? भाई साहब कुछ गलत चीज तो नहीं खा लिया आपने? पूरे बस में आज आपके अलावा कोई था ही नहीं भाई साहब। अरे क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अपनी आंखों से लोगों को अंदर बैठते हुए देखा था। अच्छा, जाओ आप एक बार बस में देख कर आना, कितने लोग हैं। कंडक्टर की बात पर अनिल वापस बस के अंदर चला गया, पर अंदर जाने पर उसे एक और झटका लगा। पूरी की पूरी बस खाली थी, पर उसकी भाभी अब भी उसी सीट पर बैठी हुई थी और उसे देखकर हंसे जा रही थी। घबराता हुआ अनिल जब दोबारा बस के बाहर निकला तो कंडक्टर ने बोला, हाँ भाई, मिल गए लोग। भैया, बस तो खाली है पर अंदर एक औरत है। अच्छा, पहले कह रहे थे कि बस भरी है, अब कह रहे हो कि अंदर एक औरत है। क्यों पागल कर रहे हो भाई साहब? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात मानो, अंदर वो बैठी हुई है। भाई साहब, ऐसा है कि सुबह से वैसे भी कुछ खास कमाई नहीं हुई है, तो अब मुझे माफ करो और आप अपने घर को निकलो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप चलकर देखिए अंदर। अपना मन मार के जब कंडक्टर अनिल के साथ बस के अंदर आया तो उसने बोला, भाई साहब, हो गया आपका? अरे वो तो आप इसी गांव के हो तो मैं कुछ नहीं कह रहा, पर मेरा और वक्त बर्बाद मत करो। अरे वो सामने ही तो बैठी है, वो सामने की सीट पर। अरे नहीं है इस बस में कोई, कितने बार कहूं? अब जाओ यहां से। अनिल को उसकी ये बात अजीब तो लगी, पर उसे ये समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसकी भाभी का ही खेल चल रहा था। तो वो सीधे अपने घर की ओर निकल गया, पर रास्ते में चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, कोई ऐसा जिसने पांव में पायल पहन रखी हो। पर पलटकर देखने पर उसे वहां कोई नहीं दिखा, पर हाँ, एक काली सी बिल्ली जरूर बैठी हुई दिखी। तो वो उस पायल की आवाज को अपना वहम समझकर वहां से आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसे कुछ अजीब सा दिखा। वहां जो बिल्ली बैठी थी उसकी परछाई बिल्लियों जैसी ना होके किसी औरत जैसी थी। ये देख के अनिल के होश उड़ गए। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसका सामना छलावे से हो चुका है। छलावा वो शक्ति होती है जो अक्सर अपना रूप बदल के इंसानों को अपने छल में फंसा के पानी तक ले जाती है, क्योंकि एक बार छलावा पानी तक पहुंच गया उसके बाद उसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है और फिर वो अपने असली रूप में आके इंसान को जान से मार डालता है। अनिल ये बातें अच्छे से जानता था, इसलिए उसने अपने पीछे खड़ी उस बिल्ली को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने लगा। पर छलावे का खेल इतना खतरनाक होता है कि इंसान चाह कर भी उससे जल्दी निकल नहीं पाता। वैसे तो उस बस अड्डे से अनिल का घर बस आधे घंटे की दूरी पर था, पर आज उसे घंटों बीत चुके थे और वो बार बार उसी जगह पर चक्कर काट रहा था, उसी जगह पर जहां उसे वो छलावा दिखा था। और वो बिल्ली अब भी उसके पीछे ही थी, मानो वो छलावा अनिल के थकने का इंतजार कर रहा हो ताकि वो उसके ऊपर अपनी पकड़ और मजबूत कर सके। वहीं अनिल वहां हैरान परेशान सा खड़ा ये सोच रहा था कि आखिर वो इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले। तभी उसे ताऊ जी की कही बात याद आई, अनिल बेटा, बस एक बात हमेशा याद रखना, संकट कटे मिटाए सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ताऊ जी की बात याद करके मानो अनिल के अंदर एक नई ऊर्जा सी पैदा हो गई।
उसने अपने हाथ जोड़े और हनुमान जी का जयकारा लगाना शुरू कर दिया। पवन पुत्र हनुमान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, श्री राम दूत हनुमान की जय। उस जयकारे के बाद जब अनिल ने अपनी आंखें खोली तो मानो हवा का रुख ही बदल गया था और उसके सामने बैठी बिल्ली अब कहीं नहीं दिख रही थी। अनिल ने एक बार फिर से हनुमान जी का धन्यवाद किया और सीधा अपने घर की ओर चल दिया। पर वो अपने घर के पास पहुंचा ही था कि उसे अपने घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े दिखाई दिए और जब वो घर पर पहुंचा तो सामने उससे अपनी पत्नी और बेटे के बगल में बैठी हुई भाभी देखी। उसकी भाभी फूट फूट कर रोए जा रही थी तो अनिल अपनी पत्नी के पास गया और उससे बोला, बबीता, ये सब क्या हो रहा है और भाभी यहाँ क्या कर रही हैं? आधे घंटे से ये तमाशा चल रहा है, पता नहीं क्या चाहती हैं। बार बार हमसे अपने घर चलने को कह रही हैं। इससे पहले कि अनिल कुछ बोल पाता उसकी भाभी कविता ने कहा, अनिल, तुम्हारे भैया की हालत बहुत बुरी है, उनके पास बहुत कम समय बचा है। वो बस तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आखिरी बार देखना चाहते हैं। मैं मानती हूँ हमने तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और शायद मुझे इसकी सजा भी मिल चुकी है। तुम्हारे भैया आखिरी सांसें ले रहे हैं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, उन्हें तुम लोगों को एक आखिरी बार देख लेने दो। भाई के प्रेम में तो लक्ष्मण जी ने भी अपना घर त्याग दिया था और ये तो अनिल था, तो वो अपनी पत्नी और बेटे को लेकर भाभी के घर चल पड़ा। भाभी कविता की बातें सुन के उसका दिल पसीज गया था, तो थोड़ी ही देर में वो लोग वहां पहुंच गए। पर घर के अंदर पहुंचते ही कविता ने दरवाजा बंद कर दिया, जिसके बाद अनिल और उसके परिवार के सामने बस काला अंधेरा था। ये क्या हो रहा है? हमें कुछ दिख क्यों नहीं रहा? भैया, भाभी। तभी अचानक से उस कमरे में रोशनी जली और उसके बाद उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। उस कमरे की चारों दीवारों पर टोटके लगे हुए थे और तो और कुछ चीजें तो छत से भी नीचे झूल रही थी। वो लोग उस कमरे को देखे ही जा रहे थे कि तभी उनकी नजर नीचे पड़ी। वो तीनों एक गोल घेरे के अंदर थे और उनके ठीक सामने एक हवन कुंड था, जिसके ऊपर एक इंसानी खोपड़ी रखी हुई थी और उनके ठीक सामने भाभी खड़ी थी, जिनके सारे बाल उनके चेहरे पर आ चुके थे, मानो अब वो कोई विकराल रूप धारण करने वाली हो। तभी अनिल को अपने बड़े भाई की आवाज आई, कमाल हो तुम भी। अरे तुमने ऐसा क्या कर दिया कि ये खुद ब खुद तुम्हारे साथ चले आए? भाई सुनील कमरे में बाईं तरफ बैठा था और वो बिल्कुल ठीक था। अनिल को समझ आ चुका था कि उसकी बेवकूफियों ने आज उसे और उसके परिवार को मौत के मुंह में लाकर खड़ा कर दिया है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी भाभी की आवाज सुनाई पड़ी, भूख लगी है, अब मैं खाऊंगी। कविता भाभी ने इतना कहा ही था कि तभी पूरे कमरे में रोशनी जलने बुझने से लगी और सामने रखा हवन कुंड तेज लपटों के साथ जलने लगा। उस हवन कुंड के जलते ही कविता और जोर से हंसने लगी। अब अनिल को समझ आ चुका था कि ये उसका और उसके परिवार का आखिरी वक्त है, क्योंकि यहां से अब उन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी बाहर से एक तेज आवाज गूंजी, बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। उस जयकारे के गूंजते ही मानो अनिल और बबीता की नींद सी टूटी।
जैसे अपने सामने मौत को देखकर वो इस बात को भूल ही गए थे कि इससे पहले भी उन्हें संकट से बजरंग बली ने ही बचाया था। बस फिर क्या था, उन तीनों ने अपने हाथ जोड़े और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। अनिल ने अपनी पत्नी से बस सुना ही था कि हनुमान चालीसा में कितनी ताकत होती है, पर आज उसने वो ताकत अपनी आंखों से देख भी ली थी। उसके बाद तो उसकी भाभी की हालत ऐसी हो चुकी थी कि अब वो पहचान में भी नहीं आ रही थी। वहीं उसका बड़ा भाई सुनील अपनी जगह पर ज्यों का त्यों अवाक सा बैठा हुआ था। उसके बाद अनिल, बबीता और मन्नू जैसे ही घर के बाहर निकले, उन्हें बाहर ताऊ जी खड़े मिले। ताऊ जी, आप यहाँ? आप तो आज दूसरे गांव में रुकने वाले थे ना? हाँ, पर मुझे तेरे भैया भाभी पर शक था कि वो आज कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे, और शायद मेरा शक सही था। हाँ ताऊ जी, आज ऐसा लगा मानो हम मौत के मुंह पर खड़े थे, पर फिर न जाने किसी ने बाहर से हनुमान जी का जयकारा लगाया। ऐसा लगा मानो हम नींद से जाग गए हों। उस जयकारे को सुनने के बाद हमने हनुमान चालीसा शुरू कर दी, और फिर एक ही जयकारे में भाभी बैठे बैठे आग में जल उठी। मैंने कहा था ना, हनुमान जी का जयकारा बड़े से बड़े संकट को दूर कर देता है। पर ताऊ जी, वो जयकारा आपने ही लगाया था ना? और कल रात भी आप ही थे ना जिसने बेटा, मैं तो बस एक भक्त हूं, एक जरिया। बाकी जो भी कृपा होती है वो उनकी ही होती है। और देखो, उनकी कृपा से आज तुम लोग कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए। हाँ ताऊ जी, वो बात तो है, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर भाभी के साथ हुआ क्या। बेटा, तेरी भाभी ने आज तुम लोगों के लिए बहुत बुरा सोचा था, इसीलिए आज वो तुम लोगों को अपने घर लेकर आई थी। शायद उसने किसी प्रेत को आज दावत पर बुलाया था। दावत पर? हाँ, तुम तीनों ही आज उसकी भेंट चढ़ने वाले थे। पर फिर क्या हुआ? जब तुम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया तो वो प्रेत बेचैन हो उठा, और लाख चाह के भी वो तुम तीनों को छू नहीं सका। इसलिए उसने अपना असर तेरी भाभी पर दिखा दिया और उसे ही अपना शिकार बना लिया। तो क्या मेरा परिवार सुरक्षित है? तेरे सर पर हनुमान जी का हाथ है बेटा, तो तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय।